Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development, chapter 2. In this video we discuss about the industrial sector, but in previous video we discuss about the agriculture sector. So इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड implementation after independence by the government and some implementations आफ्टर द 1956 बाय द गवर्नमेंट, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इंडस्ट्री सेक्टर की उस वक्त हमारे यहाँ क्या सिचुएशन थी, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंशन किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए जिससे कि इंडस्ट्री सेक्टर में डेवलपमेंट हो और देश की इकोनॉमी में जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे काफ़ी हद तक कम हो। ओके, आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 5 ईयर प्लान्स के बारे में। 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 5 ईयर प्लान में एक 5 साल के लिए कम्प्लीटली एक प्लान डिसाइड किया जाता था और मेनली जिस टॉपिक पे वो प्लान या जिस सेक्टर के लिए वो प्लान होता था उस सेक्टर पे हम ज़्यादा फोकस करते थे। हालांकि हर सेक्टर पे हम फोकस करते थे, लेकिन स्पेशली हम उस सेक्टर पे फोकस करते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस वक्त हमारे पास, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास केवल कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका जो एग्रीकल्चर एरिया था जहाँ इनका प्रोडक्शन होता था, वो एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन केवल कॉटन और जूट पे डिपेंड रह के हम इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो नहीं कर सकते। उस वक्त हमें ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ की और डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ के सेटअप की। लेकिन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील फर्म जमशेदपुर में थी, बिहार में। तो हमारे पास एक और फर्म थी उसमें कोलकाता में। टाटा और बिरला की हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन केवल इन दो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग नीड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बढ़ाने की, उसके ग्रोथ करने की। अब जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करेगा तो उसमें सारे काम गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी और ना ही सारे काम प्राइवेट कंपनियां कर पाएंगी। तो ज़रूरत थी कि जैसे हमारे इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था, उसी तरीके से यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी दोनों ही मिलके वर्क करेंगे। क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके जस्ट बाद प्राइवेट फर्म के हाथ में इतना फंड नहीं था और ना ही व्यवस्थाएं थी और ना ही टेक्नोलॉजी थी। इसके लिए गवर्नमेंट के हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। ओके, सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वाज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसका कितना हस्तक्षेप होना चाहिए, उसके हाथ में क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। तो सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो थी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर वर्क तो करना चाह रहा है, लेकिन उसके हाथ में कैपिटल ही नहीं है, क्योंकि देश आज़ाद होकर चुका है और देश के स्थिति बहुत ख़राब थी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने वर्क किया। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट in industrial ventures required for development for Indian economy. Okay, at the time of independence, Tata and Birla were only the well-known private entrepreneurs. As a result, government had to make industrial development through public sector undertakings. यानी कि गवर्नमेंट को खुद से ही उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी होगी। लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ, यानी कि इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा नहीं थी। अगर वो लोग प्रोडक्शन कर भी लें तो उसकी डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। और थर्ड प्रॉब्लम थी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि जो इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है उसका फ़ायदा कुछ चुनिंदा लोगों को मिले या इंडस्ट्रीज़ के मालिक को ही मिले। ओके, the objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through direct participation of the state in process of industrialization, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को
कम इंडस्ट्रीज़ के साथ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन करना होगा. एज अ रिजल्ट स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर दीज इंडस्ट्रीज डेट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी. इस वजह से गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. द पॉलिसीज़ of the private sector had to complementary of those the public sector with public sector leading the way. लेकिन पब्लिक सेक्टर लीडिंग विंग में रहा, सारी पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट के हाथ में थी. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956. जो सेकंड पॉलिसी हम थी हमारी 1956 में बनी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी आपकी 1956, वो एक पैकेज था जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ ने ग्रोथ की, और उसमें बहुत सारी रियायतें दी गई और कुछ नए रूल्स बनाए गए. फर्स्ट वन है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स प्रिंसिपल रूल्स. यानी कि इस पॉलिसी में कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ प्रोसीजर्स थे, कुछ रूल्स थे और कुछ रेगुलेशंस थे जिससे कि आप इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर सकें कंट्री के अंदर. आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारी 1948 में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक चेंज भी हुआ था, पॉलिटिकल चेंज भी हुआ था. दोनों चेंजेस की वजह से इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में प्रॉब्लम थी, विच नेसेसिटेड द नीड फॉर फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द इकोनॉमी फॉर द कंट्री. यानी कि उसके बाद 1948 की पॉलिसी के बाद ये पॉलिसी आज़ादी के वक्त बनाई गई थी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए थी कि उस वक्त हमारे देश की आर्थिक और कह सकते हैं सामाजिक या कह सकते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ और थी. तो उस वक्त हो सकता है इस पॉलिसी में कुछ दबाव में निर्णय लिए गए हों, कुछ डिसीजन दबाव में लिए गए हों, अंडर प्रेशर लिए गए हों. इसलिए अब देश को ज़रूरत है एक अच्छी और फ्रेश पॉलिसी की. सो वो कब बनाई गई? 1956 में. सो ऑन द 30th अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन इंडिया. उस वक्त इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसमें क्या था कि इंडस्ट्रीज़ को कुछ हेड्स में डिवाइड किया था, जिनको नाम दे दिया ABC. आप कुछ भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो गवर्नमेंट ने इनको नाम दिया शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C. इनमें अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ को रखा गया. उनके लिए कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे. कुछ इंडस्ट्रीज़ को 100% गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया. तो इस तरीके से इसमें डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रीज़ वर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. यानी कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कितने हेड्स में थी? 3 कैटेगरीज में. शेड्यूल A, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. यानी कि इस शेड्यूल A में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो 100% गवर्नमेंट के ओन में थी, गवर्नमेंट के अधिकार में थी. इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड. यहाँ आप इसको नोट कर सकते हैं. 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज हमारी किस में थी? शेड्यूल A में, जिन पर 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल था. लाइक आर्म्स, एम्यूनिशंस यानी कि हथियार और गोला बारूद, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे और शिपिंग. यानी कि इस टाइप की 17 इंडस्ट्रीज़ जिन पर कि 100% गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था. यानी कि प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी इसमें उस वक्त कोई भी वर्क नहीं कर सकती थी. जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, जैसे भी करेगी, जो भी प्रोडक्शन करेगी. ओके. तो शेड्यूल ए में 17 कंपनीज थी, 17 इंडस्ट्रीज़ थी. कंपनी ने इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे, 17 इंडस्ट्रीज़ थी जिन पर कि 100% गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था. शेड्यूल बी, इन द शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज़ वर प्लेस्ड. यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था जो भी गवर्नमेंट के हाथ में थी और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहे थे. द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द स्टेट. यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी साथ में था. द शेड्यूल इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज़ लाइक एल्यूमिनियम की बात की जा रही है, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मशीन टूल्स एंड फर्टिलाइजर्स. यस, ये सब दोनों मिलकर काम कर रहे थे यहाँ पे. और यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज़ थी. ध्यान देना, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ थी. अब बात करते हैं थर्ड वन, शेड्यूल सी की. दिस शेड्यूल कॉन्सिस्टेड द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज. यानी कि 17 शेड्यूल ए में थी, 12 शेड्यूल बी में थी, और बाद बाकी बची हुई जो भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो हमने शेड्यूल सी में डाल दी. विच वर टू बी प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर में थी. द स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज. यानी कि गवर्नमेंट इसके डेवलपमेंट के लिए और एनकरेज के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही थी, हेल्प कर रही थी हर तरीके से. These industries were controlled by the state through
सिस्टम ऑफ लाइसेंस। यहाँ ध्यान देने की वाली बात है, यहाँ लाइसेंस वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि ये इंडस्ट्री वर्क तो कर रही थी लेकिन वर्क करने के लिए ये इंडिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी, इनको लाइसेंस की ज़रूरत थी। और लाइसेंस पॉलिसी के थ्रू ही गवर्नमेंट, ध्यान देना है सेंटेंस है, लाइसेंस पॉलिसी के थ्रू ही गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रही थी। इन्फोर्स अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लाइसेंस जो आपका था वो किसके अंडर में था, तो वो था आपका डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर। तो आप शेड्यूल सी को फिर से समझ लें। शेड्यूल सी में प्राइवेट कंपनियां वर्क कर रही थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही थी, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पर कंट्रोल था गवर्नमेंट का, और वो कंट्रोल था लाइसेंस के थ्रू। लाइसेंस एक पॉलिसी थी, आप सब समझते हैं लाइसेंस क्या होता है। आपको कोई भी काम करना है तो गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी होती है, अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल की जो पॉलिसी है, परमिशन की जो पॉलिसी है, उसको नाम दिया गया लाइसेंस। ओके, तो लाइसेंस गवर्नमेंट आपको तभी इशू करेगी जब गवर्नमेंट चाहेगी, या आप उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे होंगे, उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लाइसेंस के थ्रू गवर्नमेंट आपके ऊपर उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रही थी। अब बात करते हैं लाइसेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है। क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है और भी बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, गन के लिए भी लाइसेंस होता है, लेकिन हम यहाँ इंडस्ट्रियल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन। ऑब्वियसली एक परमिशन है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये एक्ट कौन सा था, 1951, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ओके, इसमें गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस देती है, जैसे आपको एक नई इंडस्ट्री लगानी है तो अभी आपको लाइसेंस लेना है, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। अगर लगी हुई इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ करनी है, कुछ एक्सपेंशन करना है, कोई नई यूनिट लगानी है, या आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। यस, उस टाइम ये भी बहुत बाउंडेशन थी कि आपको अपनी अगर प्रेजेंट की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, प्रोडक्शन के क्यों भी, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर से समझ लो, अगर आपको नई इंडस्ट्री लगानी है तो भी आपको लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट को बताना होगा हम नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वन, अगर आप लगी हुई इंडस्ट्री में पहले से वर्क कर रही इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, मशीन्स बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ भी उसमें नया करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये उस वक्त की बात है। और यानी कि आप कोई एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप पेंसिल बना रहे हैं, उसके साथ आपको पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए आपको नई कुछ मशीन्स लगानी होंगी। ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना। डस्टर बनाना चाह रहे हैं या इंक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि कंट्रोल था गवर्नमेंट का प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पर भी। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज़ थी जिनके ऊपर 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल था। उनमें शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर साथ काम कर रहे थे। और थर्ड वन आपका प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन इसके ऊपर लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ओके, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि फर्स्ट वन हमने पढ़ा था नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस। कोई भी नई इंडस्ट्री लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकती, हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे। और इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, यानी कि जो भी लाइसेंस थे वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया के लिए आसानी से प्रोवाइड कराए जा रहे थे। और इन एडिशन सर्च यूनिट्स वर गिवन अ सर्टेन कंसेशंस सच एज टैक्स बेनिफिट्स, और इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया में उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे थे जिससे कि उन एरिया का डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ, यानी कि लाइट भी आपको कम रेटों पे, लोअर रेट पे प्रोवाइड कराई जा रही थी कंपैरेटिवली टू अदर्स, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडीज़ दे रही थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे टैक्स में रिबेट्स दे रही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोवाइड करा रही है। इसका मतलब क्या था कि जो अर्बन एरिया डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो सिटीज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके साथ भी बैकवर्ड एरिया भी डेवलप कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। लाइसेंस वाज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको लाइसेंस की ज़रूरत है अगर आप उसमें एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं या डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री को, या उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं।
License to expand production was given only if the government was convinced with that there is a need for larger quantity of goods in the economy. अब ध्यान देने की बात है, लाइसेंस गवर्नमेंट जब भी आपको प्रोवाइड करेगी जब गवर्नमेंट ये रियलाइज़ कर लेती है कि उस इकोनॉमी में उस प्रोडक्शन की ज़्यादा डिमांड है। समझ रहे हैं, लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी नीड, यानी कि नीड है आप उस प्रोडक्शन की, उस गुड्स की इकोनॉमी के अंदर लार्जर क्वांटिटी पे, तभी गवर्नमेंट आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप लाया गया कार्वे कमेटी के द्वारा। इसको बोलते हैं 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, कार्वे कमेटी, यानी कि कार्वे कमेटी थी। ये भी क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कमेटी थी कार्वे कमेटी, उसने रिकॉग्नाइज किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अगर रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, गाँव का डेवलपमेंट करना है तो स्मॉल लेवल पर इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरिया में बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होना नहीं चाह रही हैं, गांव की साइड इंडस्ट्रीज जाना नहीं चाह रही हैं, तो फिर जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पा रहा है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि छोटा छोटा प्रोडक्शन वहाँ शुरू हो जाए और लोगों को वहाँ काम मिलने लगे। इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जब छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री साथ में काम करेंगी, अर्बन एरिया में बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, उसी काम को गाँव में छोटी इंडस्ट्री काम कर रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं छोटी इंडस्ट्री उसकी कंपेरेटिवली कंपटीशन में नहीं रुक पाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे क्या होगा, मशीन्स बड़ी हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो भी ट्रांजैक्शन है बड़े अमाउंट में है, रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे तो बड़े लेवल पर परचेज़ करेंगे और एडवांस मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन अच्छा करेंगे। इससे क्या होगा, उसका कॉस्ट पर यूनिट कम होगा कंपैरेटिवली टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मार्केट में कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। और जब गवर्नमेंट चाह रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ में डेवलप करना है, तो यानी कि इनकी गवर्नमेंट को डायरेक्टली हेल्प करनी होगी इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने कैसे डेवलप किया रूरल एरियाज़ में और इनको कैसे प्रोटेक्ट किया डिफरेंट प्रॉब्लम से। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज़ चार्ज फ्रॉम ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज़ तक के इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी उसको उस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्राइटेरिया में रखा गया इन 1950। लेकिन प्रेजेंट में इन्फ्लेशन के साथ ये लिमिट बढ़ के कितनी हो गई, 1 करोड़। फिर से समझ लेना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट की जो लिमिट थी वो 5 लाख थी उस वक्त, 5 लाख रुपीज़ तक के इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में थी, लेकिन प्रेजेंट में ये 1 करोड़ है। अगर प्रेजेंट में 1 करोड़ से ऊपर अगर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो रहा है तो स्मॉल स्केल में नहीं आएगी, और अंडर हो रहा है तो स्मॉल स्केल में आएगी, सेम एज उस वक्त था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस, गाँव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, यूज़ मोर मशीन्स एंड लेस मैन पावर, और जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, मोर लेबर और लेस मशीन्स, यानी कि यहाँ लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है, मैन पावर का यूज़ ज़्यादा होता है, और जब जहाँ मैन पावर का यूज़ ज़्यादा होगा वहाँ लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही इसका मेन ऑब्जेक्ट था। दे यूज़ मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा लेबर का यूज़ नहीं होता। अगर आप कंपैरेटिवली बात करें, रेशियो की बात करें, क्यों? क्योंकि वहाँ जो वर्क होता है वो मशीन्स पर डिपेंड होता है। देयरफॉर दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। इंडिया में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें उस वक्त की, तो पब्लिक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी और एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व थी। ओके, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, और सेकंड पोजीशन पे था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया।
नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, जैसा कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मार्केट में कंपटीशन को फेस जब ही कर पाएंगी जब गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई वर्क करे, कोई स्टेप ले, क्योंकि जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सामने कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, सस्ते होंगे, कंपेरेटिवली चीपर एंड गुड क्वालिटी के होंगे। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स, वो बड़ी इंडस्ट्री फर्म से कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाएंगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। दे कैन फ्लोरिश ओनली व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स, वो तभी फल फूल सकती हैं जबकि गवर्नमेंट उनके लिए कोई वर्क करे, मतलब गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे। तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट किया भी। फर्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनके प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ये जिस प्रोडक्शन का प्रोडक्ट का ये जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, उस गुड्स को इनके लिए रिजर्व कर दिया। किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी कि उस गुड्स का प्रोडक्शन केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही कर सकती हैं। इसका मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, और इससे क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा ही नहीं बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। समझ गए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत इफेक्टिव स्टेप था कि उन जिन गुड्स को दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देयर देन दैट गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिकॉज अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन करेंगी तो मार्केट में कॉम्पिटिशन होगा, और कंपटीशन में हारने वाला कौन है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने उन प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया, किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। द क्राइटेरियन फॉर रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ये क्राइटेरिया जो डिसाइड हुआ था उसकी एबिलिटी पे डिपेंड था। ओके। सेकंड, वेरियस कंसेशंस, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ भी कुछ सब्सिडीज और रिबेट प्रोवाइड की जिससे कि इंडस्ट्री फल फूल सकें, फ्लोरिश कर सकें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर आल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, इनके लिए कंपैरेटिवली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से इनके लिए जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम रेट की थी, लोअर थी। एंड इनको बैंक लोन भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराया जाने लगा। ओके। सो आप इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को समझ सकते हैं, और आपको बेहतर सुनने के लिए आप ईयरफोन का यूज़ करें, और मेरे इन नोट्स की हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप इनको पर्सनली मैसेजिंग के थ्रू या कॉल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।